माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन टॉपिक्स, डायबिटीज मेलाइटस का डायग्नोसिस। यानी हम डायबिटीज मेलाइटस को पता कैसे लगाएंगे। और दूसरी बात इसमें ये भी बताएंगे हम कि अगर डायबिटीज मेलाइटस अगर हो गया किसी को तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आ चुका है, इसका भी पता लगाना हमको है। यानी दो डायग्नोसिस, एक तो क्या हुआ है कि नहीं, किस कैटेगरी का है और कितना कॉम्प्लिकेशन हुआ, ये सारी बातों पे इस बात करेंगे हम लोग इस डायग्नोसिस पे। देखिए, इस डायग्नोसिस में दो तरीका है। एक तरीका है मैनुअल डायग्नोसिस, है ना। मैनुअल यानी इसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक, बोलते हैं सिम्टोमेटिक, है ना। और दूसरा है लेबोरेटरी डायग्नोसिस, है ना, जिसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन। ठीक, तो अब पहली बात आते हैं सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस। सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस क्या होता है? जैसे देखिए, सबसे पहला कुछ इसमें सिम्टम जो कि एकदम फिक्स हमें करना होता है। पोलीयूरिया, एक्सेस यूरिन बनना, पोलीडिप्सिया, एक्सेस पेशाब भी लग रहा है, पोलीफेजिया, खाना खाने के बावजूद भी भूख लगना। अब पोलीयूरिया में अधिकांश देखिएगा कि रात में पेशाब बहुतों को लगता है। पोलीडिप्सिया में क्या होता है कि ठंड के दिनों में भी उसको प्यास लगते रहता है। ठीक है, अब 3 के बाद अगला क्या होगा? अनएक्सप्लेन वीकनेस, बिना काम का थकान रहता है, कोई काम किया भी नहीं था फिर भी थकान होता है। फिर उसके बाद अनएक्सप्लेन वीकनेस, जो कि कोई कुछ किए भी नहीं थे। अरे वेट लॉस कैसे हो रही है? बिना किसी कारण का। ऐसे तो वेट लॉस होता है टीबी में, हाइपरथायरॉयडिज्म में, लेकिन उसको कुछ नहीं है, अब फिर वेट लॉस हो रही है। विजुअल डिस्टर्बेंस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा रहता है। रिकरेंट इन्फेक्शन, कभी जेराइटल इन्फेक्शन, कभी स्किन इन्फेक्शन, कभी कफ, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, फ्लैचुलेंस, ये सब क्या हो गया? सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस। इसके बाद अब सबसे बड़ा क्या है इसका? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में 2 वैरायटी के इन्वेस्टिगेशन करना है, याद रखना है चीज को। पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट, ये पता लगाना है कि उसको डायबिटीज है कि नहीं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहला करते हैं हम लोग स्क्रीनिंग में ब्लड शुगर फास्टिंग। ब्लड शुगर फास्टिंग किसको बोलते हैं? फास्टिंग का मतलब 3 दिन तक नॉर्मल डाइट लेने के बाद 8 घंटा तक एम्प्टी स्टमक फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट के बाद के कंडीशन को बोलते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग, है ना। तो उसके बाद हम लोग ब्लड शुगर फास्टिंग जब लेते हैं तो नॉर्मल में रिपोर्ट कितना आता है? नॉर्मल रेंज आता है 70 to 110 mg पर DL, है ना। अगर किसी पेशेंट का लगातार 3 बार जांच करने के बाद 125 मिलीग्राम से ऊपर हो जाता है फास्टिंग, तब उस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। नंबर 2, अगर दूसरा कहते हैं ब्लड शुगर PP, पोस्ट पेरिडियल। पोस्ट पेरिडियल किसको बोलते हैं? 3 दिन नॉर्मल डाइट लेने के बाद 8 आवर एम्प्टी स्टमक फिजिकल मेंटल रेस्ट, उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज लेना है या लंच के जैसा खाना खा लेना है। उसके बाद 2 घंटा के बाद के कंडीशन को बोलते हैं ब्लड शुगर PP। और वो 2 घंटा क्या करना है? उस 2 घंटा में भी आराम करना है, ये नहीं कि 2 घंटा में कुछ काम करना है, तभी जाके एक रियल ब्लड शुगर मिलेगी। तो उस स्टेज को बोलते हैं ब्लड शुगर PP बोलते हैं। तो उसका रेंज कितना रहता है? उसका रेंज रहता है 90 से लेकर 130 मिलीग्राम पर DL। अगर इस रेंज में रहेगा इसको बोलते हैं ब्लड शुगर PP। अगर ये रेंज 145 मिलीग्राम पर DL से अगर ऊपर रहता है ब्लड शुगर PP, तब इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। 145 PP बोला जाता है। चलिए, ये भी हो गया। अगला देखिए, अगला टेस्ट जो होता है स्क्रीनिंग में ही करते हैं ब्लड शुगर रैंडम। ब्लड शुगर रैंडम का नॉर्मल रैंडम मतलब क्या होता है? कभी भी
वो कभी करा सकते हो, उसका कोई बात नहीं है। तो ब्लड शुगर रैंडम ऐसे, हालांकि स्क्रीनिंग में इसको जल्दी लेते नहीं है, लेकिन ये भी करा के देख सकते हैं। तो ब्लड शुगर रैंडम जो है आपको मिलेगा कितना, 80 से लेकर के और 150 मिलीग्राम पर डीएल। अगर किसी पेशेंट में लगातार 165 मिलीग्राम से ऊपर अगर लगातार बढ़ रहता है, तब उस कंडीशन में हम लोग, वो भी रैंडम, हालांकि इसलिए हम लोग जल्दी स्क्रीनिंग में यही दो को लेते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग और ब्लड शुगर पीपी को लेते हैं। इसके बाद अगला जांच इसी के समय क्या कराते हैं, ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया, अब ब्लड यूरिया क्या है, ब्लड यूरिया का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 20 से लेकर के 40 mg पर डीएल। अच्छा, इसका रोल क्या है ये तो देख लेते हैं। देखिए, जब भी सेल में अगर बाय द वे ग्लूकोज नहीं जाता है तो क्या करेगा, प्रोटीन टूट करके और अमोनिया बनेगा, अमोनिया फिर यूरिया में कन्वर्ट होगी। तो अब क्या है, सेल में बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है और सेल में अगर थोड़ा थोड़ा भी ग्लूकोज जाएगा तब यूरिया का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन एकदम ग्लूकोज नहीं जाएगा तब यूरिया बनेगा। ऐसा कब होता है, तो यूरिया अगर बाय द वे नॉर्मल है, अगर सपोज किसी पेशेंट का ब्लड यूरिया नॉर्मल, अब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, अब ब्लड यूरिया नॉर्मल, याद रखना है। इसका मतलब कि सेल में ग्लूकोज थोड़ा जा रहा है, भले ही डायबिटिक मेलिटस है, लेकिन ऐसे पेशेंट को क्या बोलते हैं, टाइप 2, टाइप 2 NIDDM, यानी ब्लड में ग्लूकोज कुछ ना कुछ जा रहा है जरूर। और इसके और क्या हो रहा है, यूरिया इसके वजह से क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर बाय द वे पेशेंट का यूरिया बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ है और यूरिया बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि सेल में ग्लूकोज एकदम नहीं जा रहा है। अगर थोड़ा भी ग्लूकोज जाता तो उस केस में ये यूरिया नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब वह पेशेंट क्या है, टाइप 1 का। टाइप 1 को बोलते हैं IDDM। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, देखिए, मान लिया जाए 2 मरीज है, इसको बड़ी गौर से समझना है तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे 2 पेशेंट है, एक मरीज A एक B है, दोनों का ब्लड शुगर का वैल्यू आ रहा है 200, इसका भी 200 है, 200 mg पर डीएल, इसका भी 200 mg पर डीएल है। लेकिन इसका जो देख रहा है यूरिया का लेवल, ए वाला का यूरिया का लेवल है, मान लिया सपोज दैट 80 mg पर डीएल। इसका मतलब क्या, यूरिया बढ़ा हुआ है इसका, तो इसका यूरिया बढ़ा हुआ है और इसका यूरिया का लेवल क्या है, मान लीजिए सपोज दैट 20, तो इसका मतलब इसका यूरिया नॉर्मल है और इसका यूरिया बढ़ा हुआ है। तो इसका बढ़ा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये मरीज शुगर का लेवल दोनों बराबर है, शुगर का लेवल दोनों बराबर है, लेकिन फर्स्ट वाला में यूरिया बढ़ा है, सेकेंड वाला में यूरिया नॉर्मल है। इसका तो पहला वाला टाइप 1 का मरीज है और दूसरा वाला टाइप 2 का है। इसका मतलब कि इसके बॉडी में प्रोटीन टूट करके एनर्जी दे रहा है, ग्लूकोज एकदम नहीं जा रहा है सेल में, इसलिए ये टाइप 1 का मरीज है और ये टाइप 2 का मरीज, यानी कि यह IDDM का है और यह NIDDM का है। ये तो हम लोग जांच करके देख लेते हैं यूरिया से। अब अगला जो केस है, नेक्स्ट और क्या जांच करके देख सकते हैं, इसके बाद अगला है नेक्स्ट यूरिन से। तो यूरिन में कौन सा जांच करते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यूरिन। अब इसमें क्या देखेंगे, यूरिन शुगर, अगर यूरिन शुगर ऐसे नॉर्मल में क्या रहता है, नॉर्मल में नील रहता है, नॉर्मल में नील। अगर ब्लड में शुगर का लेवल 180 मिलीग्राम पर डीएल से जब ऊपर हो जाता है तब यह यूरिन में प्रेजेंट आता है, 180 मिलीग्राम पर डीएल से ऊपर, ऐसे नहीं। तो अगर बाय द यूरिन अगर बाय द आ रहा है 1+ में, इसका मतलब कि ब्लड में शुगर का लेवल लगभग 200 से लेकर 250 के बीच होगा। 2+ में आ रहा है, इसका मतलब 250 से 300 होगा। 3+ में आ रहा है, इसका मतलब 300 से 350 हो रहा होगा ब्लड शुगर लेवल। और 4+ में तो लगता है कि 350 से ऊपर ही ब्लड शुगर लेवल होगा। तो ये जो होता है कि रेंज के अनुसार जो होता है ना, यूरिन शुगर के अनुसार से भी हम ब्लड शुगर की एक आइडिया लगा सकते हैं। अगला है यूरिन कीटोन। यूरिन कीटोन कब पॉजिटिव होती है, सेम इसी तरह से यूरिन कीटोन। देखिए, अगर सेल में ग्लूकोज अगर जाते रहेगा थोड़ा भी
तो उसमें कीटोन कभी नहीं बनता है। लेकिन अगर सेल में ग्लूकोज एकदम नहीं जाएगा तब कीटोन बनता है बॉडी में। क्यों? क्योंकि सेल जो होता है वह एनर्जी के लिए फैट को यूटिलाइज कर लेता है। अब फैट को यूटिलाइज करेगा तो कीटोन बनेगा। तो उस तरह से क्या होती है, अगर बाय द वे कीटोन प्रेजेंट है तो टाइप 1, कीटोन एब्सेंट है टाइप 2, यानी कि यूरिन में कीटोन टाइप 1 ब्लड शुगर टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में प्रेजेंट रहता है, और टाइप 2 में यूरिन में कीटोन नहीं रहता है। इतना बात याद रखना होगा कि टाइप 1 में यूरिन में कीटोन होता है और टाइप 2 में यूरिन में कीटोन नहीं होता है। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग, यूरिन कीटोन से जांच करके देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला, ये हो गया मेरा क्या, इतना जांच करने से हमको ये पता चलता है कि पेशेंट वह टाइप 1 में है या टाइप 2 में है, डायबिटिक मेलाइटस का है या नहीं है ना। इतना जांच करके देख लेते हैं। अब इसके बाद जो जांच है वह है थोड़ा हल्का सा, इसमें जो और डायग्नोसिस में और जांच करके कभी कभी देख लेते हैं। इसमें जो होता है कि रिकॉर्ड देखते हैं 3 महीने का, वो है HbA1c, HbA1c या इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये जो होता है ना, ये 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है। नॉर्मल में 5 to 6% होता है, नॉर्मल में ये 5 to 6% होता है। लेकिन अगर बाय द वे शुगर का लेवल बढ़ते जाएगा तो ये परसेंटेज बढ़ते जाएगा। हर 50 मिलीग्राम पे 1% ग्लूकोज HbA1c इंक्रीज करता है। जैसे 200, अगर बाय द वे अगर सपोज दैट कि HbA1c का रिपोर्ट अगर 6% आ रहा है, इसका मतलब ब्लड शुगर 200 से कम होगा। अगर बाय द वे 7% है, इसका मतलब 250 मिलीग्राम ग्लूकोज है। अगर ये 8% है, इसका मतलब ब्लड में 300 मिलीग्राम ग्लूकोज होगा। 9% है, इसका मतलब 350 मिलीग्राम ग्लूकोज होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग इससे आइडिया लगा लेते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 3 महीने में कितना होगा। इसका हम HbA1c का जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, उसको बना चुके हैं पूरा इसके अलग से। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन को जानने के लिए अगला जांच करा के देख लेते हैं हम लोग, सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन क्यों कराते हैं? सीरम क्रिएटिनिन कराते हैं, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल में 0.5 से लेकर 1.5 mg पर डेल होता है ना। तो सीरम क्रिएटिनिन क्या कराते हैं? ये किडनी को जानने के लिए, किडनी का फंक्शन सही हो रही है कि नहीं हो रही है। कहीं क्योंकि नेफ्रोपैथी चला जाएगा तो किडनी का लेवल होता है, किडनी का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए इसको लोग जांच करा लेते हैं सीरम क्रिएटिनिन को इसके लिए। नेक्स्ट जो जांच आता है इसमें माइक्राल टेस्ट। माइक्राल टेस्ट क्या है? माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट है। माइक्रो एल्बुमिन ये भी हम लोग नेफ्रोपैथी के लिए कराते हैं। माइक्राल टेस्ट नॉर्मल में आपको 300 नैनोग्राम से कम मिलता है 24 आवर्स में। अगर इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसका मतलब नेफ्रोपैथी की तरफ ही जाता है ये। इसका अलग से वीडियो हम बता देंगे माइक्राल के बारे में टोटल डिटेल में। नेक्स्ट अगला जो जांच करते हैं इसमें लोग थायराइड पेरोक्सीडेज। थायराइड पेरोक्सीडेज होता क्या है कि थायराइड पेरोक्सीडेज क्या होगा, इसमें बढ़ा रहेगा। अगर बाय द वे डायबिटिक मेलाइटस का मरीज होता है तो थायराइड का डिसऑर्डर भी हो सकता है, तो उसमें हम लोग थायराइड पेरोक्सीडेज भी करा के देख सकते हैं। तो उससे हो सकता है कि थायराइड के डिसफंक्शन लॉस तो नहीं हो रहा है उससे। नेक्स्ट अगला जांच कराते हैं हम लोग इसमें लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में हम लोग देखते हैं ट्राइग्लिसराइड और LDL। डायबिटिक मेलाइटस वाला में LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की खतरा ज्यादा होता है, और जब LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, हार्ट अटैक की चांस हो सकती है। इसलिए हम लोग लिपिड प्रोफाइल करा के देख सकते हैं। तो इसमें हमको देखना क्या है, LDL और ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ना नहीं चाहिए, ये बढ़ने की चांस होती है। नेक्स्ट अगला जांच करा के देख लेते हैं हम लोग CPK। ये बढ़ा रह सकता है कब, जब मान लीजिए कार्डियक मायोपैथी हो जाता है, कार्डियक मायोपैथी तो हो सकता है उसमें CPK का लेवल बढ़ सकता है। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज ये जो होता है, ये CPK बढ़ने का मतलब होता है कि वह हार्ट अटैक की चांसेस हो सकता है या हार्ट अटैक हो भी रहा है। इसके बाद अगला जांच करा के देख लेते हैं AGPT क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटस केस में बढ़ा रहता है, तो ये भी करा के हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो जांच कराते हैं हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT क्यों कराते हैं? GTT में आपको ग्राफ मिलता है। GTT से हमको आइडिया लगता है कि आप मेरे बॉडी में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है। इसका वीडियो देख लेंगे कि GTT बना हुआ होगा, वो देख लीजिएगा GTT में। अगर बाय दी उसमें कोई दिक्कत हो उसमें बता देंगे आपके बारे में। तो ये GTT भी करा के लोग देख सकते हैं। तो ये सारे जो जांच बताए थे ना,
ये सब कॉम्प्लिकेशन का टेस्ट है डायबिटिक मेलेटस का, और करा के देखते रहना चाहिए। हर 1 साल 2 साल 3 साल पे ये डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन टेस्ट कराने से हमें क्या लगता है, आइडिया लगता है। तो ये था आपका इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस डायबिटिक मेलेटस का। इसमें मैनुअल डायग्नोसिस भी है और लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी है, दोनों डायग्नोसिस देख लिए। और इसके बाद हम लोग फिर बाद नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हाउ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मेलेटस को मैनेज कैसे करेंगे। ये था आपका डायबिटिक मेलेटस का डायग्नोसिस। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर कमेंट्स करेंगे, बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।